हेलो नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज मैं आपसे कुछ ऐसे बातें शेयर करना चाहूंगा जो बिल्कुल अलग है और जो प्योर और हकीकत है। दोस्तों अगर आप इस ऑनलाइन क्लास से कुछ सीख पा रहे होंगे तो अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए सीखने में, क्योंकि दोस्तों मैं अपनी पूरी ताकत लगा देता हूं आपको समझाने में। लेकिन अगर आपको इस क्लास से रत्ती भर शक हो तो आप अपना एक सेकेंड का भी वक्त जाया ना करें मुझसे खफा होने में, और दोस्तों अपना वक्त बर्बाद करके कोई गिला शिकवा ना करें। लेकिन मैं आपको हकीकत बातें बताना चाहता हूं दोस्तों, सक्सेस मिले या ना मिले लेकिन स्ट्रगल जरूर करना चाहिए, क्योंकि भगवान को किसने देखा है लेकिन यकीन सबको है। जो अक्ल में घिर गया वो ला इम्तिहां कैसे हुआ, और जो समझ में आ गया वो खुदा कैसे हुआ। दोस्तों ये जो नॉलेज है ना, ये हर जगह बिखरी पड़ी है, नदियों में, गलियों में, पेपरों में, किताबों में, गलतियों में, कम्युनिकेशन में, हर जगह इस बिखरी हुई नॉलेज को समेटने का हुनर सीखना होगा। और ये हुनर आपके अंदर है। सर झुकाएंगे तो पत्थर देवता बन जाएगा, मत चाहो उसे इतना, नहीं तो वो बेवफा बन जाएगा। हम दरिया हैं, हमें मालूम है अपना हुनर, जिधर भी चल पड़ेंगे तो रास्ता बन जाएगा। दोस्तों इतने में वक्त कहता है कि अभी हाथ हाथों से छूटे नहीं हैं, अभी रोक लो तो ठहर जाएंगे हम। अभी हाथ हाथों से छूटे नहीं हैं, अभी रोक लो तो ठहर जाएंगे हम। फिर कहां ढूंढोगे हमें और कहां मिलेंगे हम, जब वक्त बनकर गुजर जाएंगे। तो दोस्तों ये जो वक्त है ना, इस वक्त को अपने हिसाब से चलाना है, क्योंकि दोस्तों वक्त गुजर जाने के बाद ना कुछ भी अपना नहीं होता, कुछ भी। इसलिए दोस्तों वक्त को जाया ना करते हुए इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों जो भी स्टूडेंट यूपी आर्विनल की, इस यूपी आर्विनल के दोस्तों एग्जाम को क्रैक करना है तो दोस्तों बिना पूछे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों इस क्लास को ना, पूरे इस क्लास को लेने के बाद फिर आप कंपेयर करना कि दोस्तों इस चैनल में आपको कैसा कंटेंट मिलता है। बस दोस्तों एक बार इस क्लास को पूरी कंप्लीट देखना, इसके बाद आपको अपने आप दोस्तों जवाब मिल जाएगा आपके सवालों का। क्लियर? चलिए पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। 181, किसी नाभिकीय संयंत्र में जो ग्रेफाइट होता है उस पदार्थ को किस रूप में, किस भांति में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हर प्रश्न के पीछे एक स्टोरी होती है और इसी स्टोरी को कहते हैं कॉन्सेप्ट। दोस्तों अगर आपने किसी भी प्रश्न का कॉन्सेप्ट सीख लिया ना, तो कितना भी तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन क्यों ना आ जाए एग्जाम में, आप उसका 100% जवाब सही करेंगे। लेकिन आप केवल दोस्तों क्वेश्चनों को ऊपर से देखते रहेंगे ना तो बस हो गया। अगर सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया दोस्तों एग्जाम में, तब तो आप सही आंसर कर लेंगे। अगर ये क्वेश्चन अपना रूप चेंज कर दिया ना तो फिर हो जाएगी दोस्तों टेंशन, हो जाएगा पंगा, ठीक ना। तो चलिए इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। दोस्तों एक वैज्ञानिक थे आइंस्टीन नाम के, उन्होंने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में एक रिसर्च किया, और इस रिसर्च में उनको क्या मिला कि अगर 1 पाउंड पदार्थ को हम ऊर्जा के रूप में बदला जाए, इस 1 पाउंड पदार्थ को अगर हम ऊर्जा का रूप दे दिया जाए तो हमें 1 पाउंड पदार्थ से इतनी ऊर्जा प्राप्त होगी कि 70 लाख टन डायनामाइट को जलाने के बाद जितना प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारी नाभिकीय संयंत्र यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट होती है ना, इस प्लांट में एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होता है, उसको समझना। देखिए जिस प्रकार से हाइड्रो पावर प्लांट में फ्यूल के रूप में हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, थर्मल पावर प्लांट में फ्यूल के रूप में हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं, इसी प्रकार से न्यूक्लियर पावर प्लांट में यानी कि नाभिकीय संयंत्र में हम यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं फ्यूल के रूप में।
तो दोस्तों क्या होता है कि जब नाभिकीय विखंडन का जो प्रोसेस होता है ना, तो नाभिकीय विखंडन में दोस्तों एक होता है फ्यूल यूरेनियम। इस यूरेनियम में जब न्यूट्रॉन की बारंबारिता की जाती है, देखिएगा ये क्या है, एक यूरेनियम का पदार्थ है। क्लियर। इस यूरेनियम में जब न्यूट्रॉन की बारंबारिता की जाती है तो ये न्यूट्रॉन को अपने अंदर सोख लेती है। क्लियर। और सोखने के बाद दोस्तों ये क्या करती है, ये दो अलग अलग भागों में टूट जाती है, दो अलग अलग भागों में टूट जाती है। अब इसके टूटने से क्या होता है, यहां ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है, तो आप लिखेगा उष्मा। इसका जो तापमान होता है दोस्तों, तापमान इसका बहुत अधिक होता है। अब ध्यान से सुनना, जब ये टूट जाती है तो इसके टूटने से 3 न्यूट्रॉन का जन्म होता है। और ये तीनों न्यूट्रॉन दोस्तों इस यूरेनियम को तब तक तोड़ते रहते हैं जब तक कि ये यूरेनियम पूरी तरह से नष्ट ना हो जाए, है ना, जब तक ये पूरी तरह से नष्ट ना हो जाए। यानी कि एक बड़े टुकड़े को जब इन्होंने तोड़ा तो ऊर्जा उत्पन्न हुआ और ये 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। फिर इस छोटे टुकड़े को न्यूट्रॉन तोड़ेगा, फिर ऊर्जा उत्पन्न होगी, फिर छोटे टुकड़े को तोड़ेगा, तब तक तोड़ता रहेगा जब तक कि ये न्यूक्लियर, ये फ्यूल पूरी तरह से खत्म ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए, तब तक ये तोड़ तोड़ के उस ऊर्जा उत्पन्न करता रहेगा। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं नाभिकीय विखंडन। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, नाभिकीय विखंडन। तो ध्यान देना, जब ये यूरेनियम, ये क्या है, ये है यूरेनियम दोस्तों, जब ये यूरेनियम टूटा तो टूटने से क्या उत्पन्न हुआ, उष्मा, है ना, टूटने से उष्मा उत्पन्न हुआ। तो दोस्तों इस उष्मा को ये उष्मा जो होती है बहुत अधिक टेम्परेचर में होती है। इस उष्मा को कम करना है हमें, क्योंकि इस उष्मा को थोड़ा सा कम करके फिर हमें आगे ट्रांसफर करना है ताकि टरबाइन घुमाया जा सके और टरबाइन के घूमने से अल्टरनेटर घूम सके जिससे करंट पैदा हो। तो इस उष्मा के तापमान को कम करना है। कम करने के लिए हम प्रयोग करते हैं कूलेंट का। अगर पूछे कूलेंट क्या है ना, तो आप लिखेगा रिएक्टर। क्या, इसको रिएक्टर कहा जाता है। अब ध्यान से सुनना, इसके यूरेनियम के टूटने से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है दोस्तों, इतना अधिक ऊर्जा उत्पन्न होता है कि इस ऊर्जा को कंट्रोल करना ना बहुत मुश्किल काम होता है। तो क्या करते हैं कि एक मॉडरेटर का प्रयोग करके इस ऊर्जा को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है ना। ये जो ऊर्जा, ये जो मंदक है, सॉरी, ये जो मॉडरेटर है, इसको मंदक के नाम से भी जानते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि जो नाभिकीय संयंत्र होता है, इसमें जो ग्रेफाइट होती है, ये ग्रेफाइट किस भांति काम करता है, ये मॉडरेटर के भांति काम करता है। और मॉडरेटर का क्या काम है कि जब यूरेनियम का विखंडन होता है और विखंडन होने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, इस ऊर्जा को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस ऊर्जा को कंट्रोल कौन करता है, मॉडरेटर, और मॉडरेटर को ही कहते हैं मंदक। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि नाभिकीय संयंत्र में फ्यूल कौन कौन से हैं, अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि इसमें फ्यूल कितने प्रकार के होते हैं, तो लिखेगा कुल, एक तो होता है यूरेनियम, लिखेगा दोस्तों यूरेनियम, फिर होता है थोरियम, यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम। प्लूटोनियम ये क्या है, ये सब न्यूक्लियर पावर प्लांट के फ्यूल है जिसको हम ईंधन कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और फ्यूल दोस्तों यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम है। और कूलेंट का क्या काम है, कूलेंट का क्या काम होता है, तो आप लिखेगा इस ऊर्जा के तापमान को कम करना। कूलेंट किसको कहते हैं, ये रिएक्टर को कहते हैं। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिएगा दोस्तों, किसी टावर लाइन द्वारा ट्रांसमिट की गई ट्रांसमिशन लाइन की कार्य कुशलता बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है दोस्तों, आपने पावर फैक्टर का नाम सुना होगा, नोट करना पावर फैक्टर। मैं आपको बताता हूं कि पावर फैक्टर क्या होता है। दोस्तों ये जो पावर फैक्टर होती है ना, ये पावर फैक्टर जो है, ये एसी का लॉस होता है। क्या है ये, एसी का हानि। पावर फैक्टर जितना कम होगा एसी में हानि उतना अधिक होगी। इसलिए ट्रांसमिशन लाइन में जो पावर फैक्टर होती है ना, इसको दोस्तों हमेशा मेंटेन करके रखना होता है। आपने कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, कल कारखानों में देखा होगा कि एक कैपेसिटर पैनल होता है। उस
पैनल का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि जो हमारी पावर फैक्टर डाउन हो रही है ना, उस पावर फैक्टर को बढ़ाना, मेंटेन करके रखना। अगर पावर फैक्टर डाउन है तो लॉस बहुत अधिक होगी, पहला पॉइंट। और दूसरी पॉइंट है कि जो ट्रांसमिशन लाइन होती है जिनको टावर के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है, उनमें जो वोल्टेज होता है दोस्तों, वोल्टेज बहुत अधिक होती है। उनमें क्या होता है, जो वोल्टेज होता है उच्च वोल्टेज होती है। उच्च वोल्टेज करने का रीजन क्या होता है कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ा देते हैं तो इसमें जो धारा होती है ना, ये अपने आप दोस्तों कम हो जाती है। क्योंकि अगर धारा कम हो गया, धारा दोस्तों अगर कम हो गया तो हीट कम जनरेट होगा। आप कभी ध्यान देना कि जो हाई करंट वाले ट्रांसमिशन लाइन होते हैं, अगर किसी वायर में हाई करंट ट्रांसमिट हो रहा है तो वो वायर बहुत अधिक हीट होगा, यानी कि जो करंट है वो हीट के रूप में लॉस हो रही है। तो हमें ऐसा क्या करना होगा कि ये जो करंट है ये लॉस कम हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज की वैल्यू होती है उसको बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। वोल्टेज को बढ़ाने से करंट अपने आप डाउन होती है, जिससे हीट कम होता है। हीट कम होने से दोस्तों जो ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी है ना, जो दक्षता है वो बढ़ जाती है। क्लियर? तो इस ऑप्शन में आप ढूंढिए कि ऐसा किस ऑप्शन में लिखा है कि वोल्टेज अधिक हो। पहला ऑप्शन है वोल्टेज और शक्ति गुणांक दोनों शून्य हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा इम्पॉसिबल है। वोल्टेज तथा करंट दोनों घट जाएं, नहीं, ऐसा होने से इसकी जो कार्य कुशलता है वो बढ़ेगी नहीं और घट जाएगी। टावर लाइन की ऊंचाई बढ़ाने से वोल्टेज तथा पावर फैक्टर दोनों घट जाए, लाइन की पावर शून्य हो जाए, वोल्टेज तथा शक्ति गुणांक दोनों बढ़ जाए। यानी कि अगर टावर लाइन द्वारा पावर को ट्रांसमिट किया जा रहा है तो आपको वोल्टेज को भी बढ़ाना होगा और साथ में पावर फैक्टर को भी बढ़ाना होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका F इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, किसी परिणामित्र में उपस्थित लीकेज फ्लक्स किस मान पर निर्भर करता है? दोस्तों इसका जो आंसर है ना, मैं 1 सेकंड में दे सकता हूं, लेकिन मुझे आपको कॉन्सेप्ट को समझाना है दोस्तों। कॉन्सेप्ट को ना आपके दिमाग में डालना है, ठीक है? तो अगर आपको इस लीकेज फ्लक्स को समझना होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इस लीकेज फ्लक्स को समझना होगा तो मुझे चुंबक वाले यूनिट में लेके चलना होगा, यानी कि मैग्नेट का थोड़ा सा आपको पार्ट समझाना होगा। अब देखिएगा, सबको पता है कि मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, पहला N तो दूसरा S। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो चुंबक होता है ना, इस चुंबक में क्या होते हैं, चुंबकीय रेखाएं। दोबारा सुनिएगा, इसमें क्या होते हैं, चुंबकीय रेखाएं। ये क्या है, तो मैं इसका नाम दे दूंगा चुंबकीय रेखाएं, चुंबकीय रेखा। अगर मैं इसको चुंबकीय फ्लक्स कह दूं तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसको चुंबकीय लाइन कह दूं तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अब ध्यान देना दोस्तों, ये जो चुंबकीय फ्लक्स है इसको किससे मापा जाता है? तो लिखेगा इसको वेबर से मापते हैं, है ना? किससे? वेबर से इसको मापा जाता है। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि 1 वेबर बराबर कितना होता है, 1 वेबर बराबर कितना, तो आप लिखेगा 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल, 10⁸ मैक्सवेल। अगर मैं इसको ये कह दूं कि 10⁸ मैक्स लाइन, 10⁸ लाइन, तो कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखना दोस्तों, 10⁸ लाइन को अगर मैं इसका सरलीकरण करता हूं तो कितना आएगा, 10 करोड़ लाइन। कितना? 10 करोड़ लाइन। अब सुनना दोस्तों, ये जो 10 करोड़ लाइन है ना, ये जो लाइन क्या है दोस्तों, ये क्या है, लाइन। यानी कि किसी चुंबक में 10 करोड़ लाइन से भी अधिक चुंबकीय रेखाएं होती हैं। इसलिए दोस्तों जो चुंबकीय रेखाएं हमारे उपयोगी में आ गए, हमारे काम में आ गए, वो तो उपयोगी फ्लक्स हो गया। लेकिन दोस्तों जो फ्लक्स कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया, कुछ इधर सीधे निकल गया, कुछ इधर तो कुछ सीधे निकल गया, यानी कि जो हमारे काम में नहीं आया, जो लीकेज हो गया, उसको कहते हैं लीकेज फ्लक्स। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब वापस आते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है परिणामित्र में, इसमें उपस्थित लीकेज फ्लक्स किस मान पर निर्भर करता है? दोस्तों जो ट्रांसफार्मर होते हैं ना, लिखेगा
जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं इनमें कुल 3 प्रकार के लीकेज फ्लक्स होते हैं। कितने प्रकार के? कुल 3 प्रकार के। पहला लिखिएगा प्राथमिक लीकेज फ्लक्स, प्राथमिक लीकेज फ्लक्स है ना। और दूसरा होता है दोस्तों सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स, सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स। और जो तीसरी होती है वो होता है म्यूचुअल इंडक्स। वो क्या होता है दोस्तों? म्यूचुअल फ्लक्स, है ना। तीसरा जो होता है ये म्यूचुअल फ्लक्स होता है। अब ध्यान देना दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी फ्लक्स और सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स होती है ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से जुड़ती है, लेकिन जो म्यूचुअल फ्लक्स होती है ना ये केवल ट्रांसफार्मर के उस वाइंडिंग से जुड़ती है जो ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग लोड से कनेक्ट होता है। यानी कि जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वही लोड से कनेक्ट होती है। तो जो लोड का करंट होता है ना, लोड का जो करंट होता है उसी पर यह निर्भर करता है म्यूचुअल फ्लक्स। देखिएगा, दोबारा क्वेश्चन को पढ़िए कि जो किसी ट्रांसफार्मर में उपस्थित लीकेज फ्लक्स किस मान पर निर्भर करता है, तो लिखेगा ये लोड धारा पर। किस पे? भार धारा, लोड धारा पर यह निर्भर करती है। क्लियर दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 183 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 184, 184 नंबर। इसका आंसर दीजिएगा दोस्तों कि आर्मेचर की प्रतिक्रिया और संतृप्त नकारते हुए डीसी सीरीज मोटर में स्पीड टॉर्क अभिलाक्षणिक वक्र की आकृति कैसी होगी। आर्मेचर रिएक्शन को समझने के लिए आपको समझना होगा दोस्तों, मैंने एक मूवी देखा था, क्लियर, उसमें शायद तक अमरीश पुरी था। उसमें उसका क्या डायलॉग था कि बेटा होके बाप से पंगा लेगा। क्या? बेटा होके बाप से पंगा लेगा। दोस्तों वही चीज मुझे याद आ गया कि देखिए, अगर हम किसी मोटर को सप्लाई देते हैं ताकि मोटर हमारी चालू हो जाए, तो जब मोटर को सप्लाई देते हैं तो किस वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं? फील्ड वाइंडिंग में। किसमें? लिखेगा मोटर को हम फील्ड वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं, है ना। तो जो फ्लक्स जनरेट होता है दोस्तों वो कौन सा जनरेट होता है? फील्ड का फ्लक्स, है ना, फील्ड का फ्लक्स है। यानी कि जो मोटर को हम सप्लाई देते हैं फील्ड में, तो फील्ड वाइंडिंग के द्वारा फील्ड फ्लक्स जनरेट होता है। अब सुनना मेरी बात को, इसी फील्ड फ्लक्स के कारण आर्मेचर में भी एक फ्लक्स जनरेट होता है जिसको हम आर्मेचर फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बेटा कौन हुआ और इसमें बाप कौन हुआ? दोस्तों इसमें बाप कौन है? इसमें बाप है फील्ड फ्लक्स और इसमें बेटा है वो है आर्मेचर का फ्लक्स। अब देखिए किस प्रकार से बेटा बाप से बगावत करता है कि जो आर्मेचर फ्लक्स है ना वो फील्ड के फ्लक्स को नुकसान पहुंचाता है। कैसे? ये क्या करता है कि जो आर्मेचर का फ्लक्स है वो किसकी वजह से पैदा हुआ है? फील्ड फ्लक्स की वजह से। तो ये क्या करता है कि इसी फील्ड फ्लक्स को नुकसान पहुंचाता है, इसके फील्ड फ्लक्स को कम करने की कोशिश करता है। क्लियर? अगर फील्ड फ्लक्स कम हो गया दोस्तों तो मोटर का टॉर्क डायरेक्ट कम हो जाएगा। क्या? मोटर का जो टॉर्क है ये डायरेक्ट कम हो जाएगा और मोटर को जो घूमने की ताकत मिलती है वही तो टॉर्क कहलाता है। अगर टॉर्क कम हो गया तो जो मोटर की स्पीड है ना, ये जो मोटर की स्पीड है ये स्पीड भी तो घट जाएगी। ठीक है ना। तो हमें ध्यान किस पे देना होगा? आर्मेचर के फ्लक्स को, और इस आर्मेचर के फ्लक्स को इस रिएक्शन से बचाना होगा। इसी पूरे प्रोसेस को कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन। अब दोबारा सुनना कि आर्मेचर रिएक्शन संतृप्त नकारते हुए डीसी सीरीज मोटर के स्पीड टॉर्क अभिलाक्षणिक वक्र की आकृति कैसी होगी। दोस्तों अब ध्यान देना, मैं आपके सामने 4 आकृति बनाता हूं, उसमें से आपको पहचान करना है कि कौन सी आकृति किस आकार की है। देखिएगा दोस्तों, ये जो पहला है ना, आप बताइएगा ये किस प्रकार की आकृति है। क्लियर? ये किस प्रकार की आकृति है? मैं इसको आकृति नंबर ए देता हूं। और दूसरा है दोस्तों ये इस प्रकार से, आकृति नंबर 2 है, ये किस प्रकार की आकृति है, और इसको मैं चित्र नंबर बी मानता हूं। और यहां पे है दोस्तों सी, चित्र नंबर सी। अब आप इसको बताइए
कि ये किस प्रकार का है, ये किस प्रकार की आकृति है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है दोस्तों, मजा आने वाला है। बस आप बने रहिए, इस क्लास को छोड़ के जाना नहीं है कहीं आपको, ठीक है। ये चारों आकृति आपके दोस्तों नजरों के सामने है, आपको बताना होगा कि कौन सी आकृति ये है दोस्तों, डी नंबर की आकृति। इस आकृति का दोस्तों आपको बताना होगा नाम कमेंट बॉक्स में लिख के। बाकी तीनों का मैं बताता हूं, बाकी तीनों का टेंशन मत लीजिए, मैं बताता हूं। है हिंदी में इसको परवलय कहते हैं, इसको परवलय कहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ना ये जो ऑप्शन सी यानी कि चित्र सी और चित्र डी है, ये किस प्रकार की आकृति है, किस प्रकार का वक्र की आकृति है, तो लिखेगा ये हाइपरबोला का है। क्या ये हाइपरबोला, हाइपरबोला बोले तो हिंदी में दोस्तों इसको अति परवलय कहते हैं, अति परवलय इसको हिंदी में कहा जाता है। अब दोस्तों इसके वक्र को मैं समझाता हूं। देखिए यहां पे है मेरा आर्मेचर का करंट और यहां पे है एन गति। अब सुनना मेरी बात को, अगर मैं इस डीसी मोटर हो जो भी हो, डीसी मोटर के आर्मेचर के करंट को मैं अगर बढ़ा देता हूं तो आर्मेचर से ही पैदा होता है फ्लक्स, यानी कि आर्मेचर के करंट को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो आर्मेचर का फ्लक्स भी बढ़ेगा, और आर्मेचर का फ्लक्स जितना अधिक होगा ये उतना ही नुकसान पहुंचाएगा फील्ड के फ्लक्स को, और फील्ड का फ्लक्स अगर कम हो गया ना तो टॉर्क हो जाएगा कम। टॉर्क क्या कहलाता है, टॉर्क को हम कहते हैं बल। टॉर्क एक ऐसा बल है जो रोटर पे दोस्तों आरोपित होता है, रोटर को घूमने पे एक बल डालता है, उसी को कहते हैं टॉर्क, और टॉर्क भी कम हो जाएगा। और टॉर्क कम हो गया ना तो सिंपल सी बात है, ये जो गति एन है ना ये भी घट जाएगी। तो ये किस प्रकार का दोस्तों आकृति हुआ, ये हाइपरबोला। कौन सा, हाइपरबोला, अति परवलय हिंदी में कहते हैं। और यही है दोस्तों ये चारों दिशाओं का, ये 360 डिग्री का दिखाया है ना, यानी कि 360 डिग्री जब रोटर हमारी घूमती है तो 360 डिग्री का बताया है। अब देखिए यहां से यहां तक 90 अंश का, फिर यहां से यहां तक का 90 अंश का, है ना, फिर देखिए इधर का ये 90 अंश और इसके ऊपर वाली ये 90 अंश, यानी कि 360 डिग्री जब रोटर घूम जाती है मोटर की, उसके दरमियान ये दिखाया गया है। और अगर केवल मतलब केवल 90 डिग्री का आपको देखना है तो इसको देख लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है देखिए हाइपरबोला, ऑप्शन नंबर ए में ही इसका करेक्ट है आंसर, हमको दिखाई ही नहीं दे रहा है। ये दोस्तों पैराबोला देखिए ये कौन सा है, इसको आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर, चलिएगा अगला क्वेश्चन है, सॉरी ये तो पीछे आ रहा है, 185 नंबर का। डीसी जनरेटर में लगाया जाने वाला लैप कॉइल किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए होता है। दोस्तों मैं लैप कॉइल के बारे में डिटेल बताऊं उससे पहले आप एक बात बताना कि जो लैप वाइंडिंग होती है ना, जो लैप वाइंडिंग होती है और जो वेव वाइंडिंग होती है, लैप और वेव वाइंडिंग, इन दोनों वाइंडिंगों में दोस्तों समानता क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इन दोनों वाइंडिंगों में क्या समानता पाया जाता है। अब ध्यान देना कि लैप कॉइल किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मोटर में लगाते हैं। दोस्तों लो वोल्टेज और हाई करंट वाली मोटर में केवल लैप वाइंडिंग किया जाता है, यानी कि लो वोल्टेज, निम्नतर वोल्टेज और उच्चतर करंट, यही ऑप्शन सही होगा। और इसके बारे में सुनिएगा दोस्तों, अगर आपसे ये कह देना कि लैप वाइंडिंग का दूसरा नाम क्या है तो लिखेगा इसको समांतर वाइंडिंग भी कहते हैं, समांतर वाइंडिंग इसको कहते हैं। और दोस्तों अगर आपसे ये कह देना कि जो लैप वाइंडिंग है ना, इसमें समांतर पाथ के रास्ते कितने होते हैं तो लिखेगा इसमें जो समांतर पाथ के रास्ते हैं ना ये कुल कितने होते हैं दोस्तों, पोल के संख्या के बराबर, पोल के संख्या के बराबर इसमें इसके समांतर पाथ के रास्ते होते हैं, है ना। इसके अलावा देखना दोस्तों, अगर आपसे ये कह दे कि जो लैप वाइंडिंग होती है इसमें इसकी संख्या किस में होती है, सम में या विषम में, तो लिखेगा इसकी जो संख्या होती है ये हमेशा किस में होती है, विषम में, है ना।
ये किस में होती है? विषम में। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देख लीजिएगा दोस्तों कि निम्नतर वोल्टेज और उच्चतर करंट, एक ऐसा डीसी मोटर हो चाहे डीसी जनरेटर हो, दोनों में लैप वाइंडिंग होता है और केवल एक ही उद्देश्य, अगर जनरेटर निम्न वोल्टेज वाली और उच्च करंट वाली हो तभी इसका प्रयोग करना है, नहीं तो मोटर जल भी सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला देखिएगा दोस्तों 186 है ना, 186 लॉजिक गेट किस प्रकार का सर्किट है जिसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? दोस्तों अगर दोस्तों हमसे इंडिया गेट के बारे में पूछे, अगर हमसे इंडिया गेट के बारे में पूछे तो हम कुछ पॉइंट बताएं भी, लेकिन ये लॉजिक गेट क्या है ये तो हमारे पढ़े से बिल्कुल अलग है ना। लेकिन घबराइए मत दोस्तों, आपके सामने चाहे क्वेश्चन कितना भी टफ क्यों ना आ जाए, कितना भी हार्ड क्यों ना आ जाए दोस्तों, लेकिन मैं ना पानी की तरह आपके सामने पेश करूंगा उसको। आप ध्यान दीजिए कि जो लॉजिक गेट होता है ये किस प्रकार के सर्किट है, इसका प्रयोग कहां पे किया जाता है। क्लियर? देखिएगा दोस्तों जो गेट होता है ना, लिखिएगा जो लॉजिक गेट है, ये लॉजिक गेट दोस्तों कुल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? कुल 3 प्रकार के। पहला लिखिएगा, पहला होता है नोट गेट। क्या? पहला नोट गेट, और जो दूसरा है इसको हम कहते हैं एंड गेट। नोट गेट और एंड गेट, और जो तीसरी होती है इसको कहा जाता है दोस्तों और गेट। ये जो 3 प्रकार की गेट हैं ये तीनों की तीनों लॉजिक गेट हैं। अब सुनना मेरी बात को दोस्तों, कुछ इनके अलावा कुछ ऐसे गेट हैं जिनको कॉम्बिनेशन गेट कहते हैं। क्या है? क्या नाम दोस्तों? कॉम्बिनेशन गेट। लिखिएगा पहला अंक गणित तथा फंक्शन लॉजिक या लॉजिक फंक्शन में प्रयोग किया जाने वाला, और जो दूसरा होता है वो होता है डाटा ट्रांसमिशन। यानी कि जो कॉम्बिनेशन गेट होते हैं वो तो एक डाटा ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और दूसरा अंक गणित तथा लॉजिक फंक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो देखिए ऑप्शन में डाटा ट्रांसमिशन है या अंक गणित लॉजिक फंक्शन। 0 तथा 1 के मानों के बीच बदलाव करने के लिए, ये तो दोस्तों उसमें होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, डिजिटल सर्किट में, है ना, जिसको बाइनरी को डेसिमल में बदलते हैं, उसमें ऐसा सिस्टम होता है ना। बी नंबर है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को एक पर्टिकुलर दिशा प्रदान करने के लिए, बाइनरी बीजगणित पर कार्य करने के लिए, अंक गणित तथा लॉजिक फंक्शन करने हेतु। ये होता है दोस्तों कॉम्बिनेशन गेट के अंदर का कार्य। यानी कि आपसे दोस्तों इतना अंदर से पूछ रहा है ना, अगर आपने ढंग से पढ़ा नहीं दोस्तों तो फिर हो जाएगा पंगा, ठीक ना। इसलिए हर क्वेश्चन को बिल्कुल सीरियसली लेना है। देखिए कितना अंदर से पूछ रहा है। पहले तो लॉजिक गेट के बाद कॉम्बिनेशन गेट के बाद देखिए 2 इसका यूज किया जाता है, एक तो अंक गणित के लिए, दूसरा डाटा ट्रांसमिशन करने के लिए। इसमें से एक आपको ऑप्शन में दे रखा है, बट कोई बात नहीं दोस्तों, हम भी इतना जबरदस्त तैयारी करेंगे ना दोस्तों, इसको पता नहीं है शायद इस क्वेश्चन को कि इसका पाला किससे पढ़ने वाला है ना, इसका पाला किससे पढ़ने वाला है। चलिए हम हर क्वेश्चन को दोस्तों उसकी औकात दिखाएंगे, हर प्रश्न को दोस्तों हम धुआं करके छोड़ेंगे। एम्पलीफायर सर्किटों में इम्पीडेंस मैचिंग करने का मुख्य प्रयोजन क्या है? अब ये इम्पीडेंस क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि जब आप इलेक्ट्रीशियन करते हैं ना तो आपको ऐसे ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं ना जो बिल्कुल अजीब होता है ना। एम्पलीफायर सर्किटों में इम्पीडेंस मैचिंग करने का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? इम्पीडेंस मैचिंग, देखिएगा दोस्तों जो एम्पलीफायर सर्किट होते हैं, है ना, इसमें इम्पीडेंस मैचिंग करने का मुख्य प्रयोजन एक ही होता है दोस्तों, एक होता है थ्योरम। नोट कीजिएगा, एक थ्योरम होती है। इस थ्योरम में दोस्तों क्या कहा गया है कि अगर किसी सोर्स का, लिखेगा अगर किसी स्रोत का
जो आंतरिक प्रतिबाधा होता है ना, जो किसी सोर्स का जो आंतरिक प्रतिबाधा होता है, ये प्रतिबाधा अगर सोर्स के लूप प्रतिबाधा के बराबर हो जाए, लूप प्रतिबाधा के बराबर हो जाए, है ना, तो जो सोर्स है ये अधिक से अधिक पावर को ट्रांसफर कर लेगा। दोबारा सुनिएगा कि एक थ्योरम होता है, उस थ्योरम में क्या कहा गया है कि अगर किसी सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध जितना कम होगा, है ना, सॉरी, इसका आंतरिक प्रतिरोध अगर लूप प्रतिबाधा के बराबर हो जाए, आंतरिक प्रतिबाधा लूप प्रतिबाधा के अगर बराबर हो जाता है, तो ये जो सोर्स है ये अधिक से अधिक पावर ट्रांसफर कर लेगा, है ना, पावर ट्रांसमिट करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए कुछ ऐसा ही बात कहा गया है कि अधिकतम पावर स्थानांतरित को सुनिश्चित करने हेतु हम इंपीडेंस मैचिंग करते हैं, इंपीडेंस मैचिंग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, एक एंड गेट किस प्रकार का सर्किट होता है? एंड गेट किस प्रकार का सर्किट होता है? बाप रे, इतने सारे सर्किट, मेमोरी सर्किट, अनुक्रमिक सर्किट, इंटीग्रेट सर्किट, कॉम्बिनेशन सर्किट और लॉजिक सर्किट। दोस्तों आपने एक मूवी देखा होगा मुन्ना भाई MBBS, उसमें एक उसका दोस्त रहता है, क्या नाम रहता है उसका, वैसे नाम तो नहीं ध्यान आ रहा है मेरे को, लेकिन उसमें सर्किट उसका नाम रहता है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है दोस्तों, टाइम पास मस्त मूवी है ना। उसी मूवी का नाम याद आ गया इन सर्किटों को देख के कि इतने सारे सर्किट कहां से आ गए, बट कोई बात नहीं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताया था कि लॉजिक सर्किट, है ना, अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, कि जो लॉजिक सर्किट होते हैं ना, मैंने अभी भी बताया था कि लॉजिक सर्किट कुल 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों आप लॉजिक गेट बोल दो ना, लॉजिक गेट्स या लॉजिक सर्किट दोनों सेम ही बात है, आपको घबराना नहीं है। देखिए ये कुल 3 प्रकार के होते हैं। कुल कितने प्रकार के? 3। पहला तो देखिएगा एंड गेट, एंड गेट, आपको एंड गेट, चलिए मैं सर्किट ही लिखाता हूं, ठीक है, ये हो गया। और जो दूसरा होता है दोस्तों वो होता है नोट सर्किट। दोस्तों सर्किट कुछ जम नहीं रहा है, सर्किट नहीं वो गेट ही होता है ना, ये हो गया दूसरा गेट। और तीसरा जो होता है वो होता है और गेट। तो ये क्या हो गए? 3 तो लॉजिक गेट हो गए, ठीक है ना। इन गेटों का सर्किटों में ही तो प्रयोग करते हैं जो डिजिटल सर्किट होते हैं। ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में 2 प्रकार के सर्किट होते हैं, एक तो होता है एनालॉग, एक होता है डिजिटल। तो केवल डिजिटल सर्किट में ही ऐसे एंड गेट वेंड गेट जो है इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो लॉजिक गेट कुल 3 प्रकार के हो गए। अब देखना दोस्तों, जो एंड गेट है वो किस प्रकार का गेट है? वो लॉजिक सर्किट है, यानी कि लॉजिक गेट के अंतर्गत आता है और एंड गेट है, और कौन से सर्किट में लगाया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक के डिजिटल सर्किट में। तो लॉजिक सर्किट हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन सर्किट क्या है? मैं कब से सोच रहा था इसको बताने के लिए दोस्तों, मैं इसको ना उसी क्वेश्चन में बता देता, लेकिन मैं सोचा कि चलो फिर कभी आएगा, लेकिन आ ही गया। अब देखिएगा, ये जो कॉम्बिनेशन सर्किट है ये कुल कितने प्रकार के होते हैं? मैं ना आपको दोस्तों इसकी पूरी पोल खोल देता हूं, पूरी इसकी हिस्ट्री आपके सामने रख देता हूं। अब देखिएगा इसमें कितने प्रकार के गेट होते हैं। पहला तो होता है नैंड गेट, है ना, पहला नैंड गेट, और जो दूसरा है उसको कहते हैं नोर गेट, नोर गेट। और लिखेगा जो तीसरा है इसको कहा जाता है इग्जोर गेट, और जो चौथा है वो है इक्सनोर गेट। अब गौर से सुनना दोस्तों, मेरी बातों को बिल्कुल गौर से सुनना, हल्के में नहीं लेना है आपको। अगर आपसे पूछे कि नैंड गेट में कौन कौन सा गेट मिला होता है, तो लिखेगा एक नोट गेट प्लस एक एंड गेट बराबर क्या बनता है? नैंड गेट, ठीक। अगर आपसे पूछे कि नोर गेट में कौन कौन सा गेट मिला होता है, तो लिखेगा एक नोट गेट प्लस एक एंड गेट,
मिलके क्या बनता है, नोर गेट। क्लियर। इसके बाद देखिएगा, अगर आपसे पूछ दे कि एक्सोर गेट, जो एक्सोर गेट होता है इसमें दोस्तों दो तो होते हैं नॉट गेट और दो होते हैं एंड गेट और एक होता है और गेट, मिलके क्या बन जाता है, एक्सोर गेट। एक्सोर गेट। इसके अलावा देखिए, अगर एक्सनोर गेट के बारे में पूछे ना तो लिखिएगा इसमें 3 नोट गेट होते हैं और यहां पे लिखता हूं दोस्तों, इसमें 3 नोट गेट होते हैं, 2 एंड गेट होते हैं और एक और गेट होता है। फिर क्या बनता है, इससे बनता है एक्सनोर गेट। तो ये पूरा विवरण दोस्तों आपके सामने, इसका पूरा पोल खोल दिया मैंने, है ना, पोल खोल हल्ला बोल। इसको दोस्तों आप नोट कर सकते हैं, नोट 2 एंड गेट, ठीक है ना, बाकी सब दिख रहा है। ये होते हैं सारे कॉम्बिनेशन गेट। ये देखिए, जो एक या एक से अधिक गेट से मिलके बना है वो कॉम्बिनेशन गेट। सिंपल सी बात है यार। मेमोरी सर्किट, अनुक्रमिक सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, ये बाद में देखेंगे। अगला देखिएगा, फैराडे के नियमानुसार, फैराडे के नियम को ध्यान में रखते हुए देखना है कि फैराडे के नियमानुसार इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ का द्रव्यमान किसके अनुपातिक होता है। दोस्तों, चाहे डीसी मोटर हो, एसी मोटर हो, अल्टरनेटर हो, डीसी सीरीज मोटर हो, सिंक्रोनस मोटर हो, कोई सा भी मोटर हो दोस्तों, चाहे चुंबक हो या फिर बैटरी हो, सब जगह कौन छाया हुआ है, फैराडे भाई साहब छाए हुए हैं। आप भी कुछ ऐसा कर जाओ कि आपका नाम दुनिया सदियों तक रखे, आपका नाम बुक में छपे, आपका नाम किताबों में छपे, आप ऐसा कुछ कर जाओ और वक्त वो यही वक्त है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर इनके जैसा आपको कुछ करना है ना तो पहले इनके जैसा मेहनत करना होगा। देखिएगा, पहले इनके सवालों को सॉल्व करते हैं कि फैराडे के नियमानुसार किसी इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ किसके अनुपातिक होता है। अब ध्यान देना दोस्तों, इसमें एक सूत्र होता है। इसमें क्या सूत्र होता है कि M बराबर ZIT, M बराबर ZIT। M क्या है तो लिखेगा ये मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान। अब सुनना मेरी बात को दोस्तों, इन्होंने ना इनके नियम को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम का सहारा लेता हूँ। देखिएगा, इस विधि को क्या कहते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये एक जार है, ठीक है ना। इस जार में क्या है, 2 इलेक्ट्रोड हैं, ये पहला इलेक्ट्रोड और ये दूसरा इलेक्ट्रोड। इनको क्या करना है, इनको बैटरी से कनेक्ट करना है। इस प्रकार से बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। कनेक्ट करने के बाद दोस्तों क्या होता है, इसके चारों तरफ, इन इलेक्ट्रोडों के चारों तरफ क्या भरा हुआ है तो आप लिखेगा इसमें विलयन भरा हुआ है। देखिए, पहले जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो ये जो पहला वाला पदार्थ है ना, इसमें से छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे कण निकल के इसमें चिपकने लगते हैं, है ना, इसके चारों तरफ चिपकने लगते हैं। अब देखिए, इन्होंने फैराडे भाई साहब ने क्या कहा कि अगर M बराबर ZIT, अगर हम इतने एम्पियर का धारा इतने समय तक प्रवाहित कराते हैं इस जार के अंदर, तो जो पहले वाला इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड का छोटा छोटा टुकड़े के रूप में कण निकलकर इस दूसरे वाले इलेक्ट्रोड में आकर चिपक जाएंगे। और किस मात्रा में चिपकेंगे, मान लीजिए कि 5 ग्राम इस पहले वाले पदार्थ से 5 ग्राम छोटे छोटे कण निकलकर दूसरे वाले पदार्थ में चिपक गए, तो ये जो 5 ग्राम का द्रव्यमान है, यही तो है रासायनिक तुल्यांक। इसी को कहते हैं रासायनिक तुल्यांक। और दोस्तों, इसी का ये जो M है, उसी द्रव्यमान को M बताता है, ठीक है, कि मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान पहले वाले इलेक्ट्रोड से मुक्त होकर दूसरे वाले इलेक्ट्रोड में जाके चिपक गया। देखिए, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है
दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि विद्युत और विद्युत रासायनिक के मात्रा के समतुल्य होता है ना, जमा हुए पदार्थ का द्रव्यमान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों फिर से वही पल आ गया जिसका हमें इंतजार बिल्कुल भी नहीं था। दोस्तों इस पल का इंतजार मुझे बिल्कुल नहीं रहता कि इस क्लास का द एंड हो, इस क्लास का लास्ट हो, ठीक है ना। बट देखिए इसके बाद दोस्तों ये क्लास पूरी तरह से स्थगित हो जाएगी। विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? विद्युत आवेश की इकाई कूलाम होती है, ये सदियों से पता है और सबको पता है। लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन, है ना दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, तो आप क्या कहेंगे? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम आवेश। कितना? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी इसको छोड़िए, अगर दोस्तों मैं ये कह दूं कि ये एक वायर है, ये एक वायर है, इस वायर में कितना करंट फ्लो हो जाए कि 1 एम्पियर की धारा कहलाए, कितना दोस्तों इसमें आवेश ट्रांसफर हो जाए कि इसको हम 1 एम्पियर का धारा कहना चाहेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, जब इसमें 6.28 गुणे 10 की घाते माइनस 18 कूलाम आवेश जब इसमें ट्रांसफर हो जाएगा 1 सेकेंड में, है ना, तो इसको हम कहेंगे कि इस वायर में 1 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो गया। तो ये है दोस्तों एम्पियर। अब मेरे को बताइए आई क्या है? आई यानी मैं, ठीक है ना, आई यानी मैं। आई बोले तो इंग्लिश का आई। दोस्तों ये विद्युत धारा की रूढ़ इकाई है। कौन सी? लिखिएगा, ये विद्युत धारा की रूढ़ इकाई होती है। तो आप मेरे को बताइए कि इसकी एसआई इकाई क्या है? तो लिखेगा, सॉरी प्रतीक, इसका एसआई प्रतीक होता है एम्पियर, है ना। ये क्या है? एसआई इकाई है या एसआई प्रतीक मानिए। एसआई इकाई एम्पियर और रूढ़ इकाई आई। यानी कि दोस्तों एम्पियर हो या आई हो, इसको तो हम डिनोट करते हैं, इसको हम दर्शाते हैं। अगर हमें एम्पियर लिखना हो तो हम ए लिखेंगे, धारा लिखना हो तो हम आई लिखेंगे। तो ये क्या है? एक प्रकार का दोस्तों ये इसका प्रतीक है। तो आई इसका रूढ़ प्रतीक है और ए इसका एसआई प्रतीक। क्लियर? तो दोस्तों ये क्लास ना यहीं पे समाप्त हो गई। बिल्कुल दोस्तों, आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा कि कैसा अनुभव हुआ इस क्लास को देखने के बाद। दोस्तों मैंने शुरू में आपसे कहा था कि ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। अगर आपको दूसरों से कंपेयर करना है ना इस क्लास को, तो दोस्तों इस क्लास को पहले पूरा देखिए, इसके बाद कंपेयर कीजिए कि ये क्लास कैसा है। ये दोस्तों केवल नाम का 10 क्वेश्चन है, ठीक है, केवल नाम का 10 क्वेश्चन है। ये 100 क्वेश्चनों के बराबर है, क्योंकि देखिए कितने क्वेश्चन मैंने आपको इसमें करा दिया। देखिए अगर पूछ ले रूढ़ इकाई, पूछ ले एसआई इकाई क्या है, 2 हो गया दोस्तों, ये 3 4 5 6, यानी कि ऐसे ऐसे दोस्तों हर क्वेश्चन में मैं कराता हूं, तो ये 100 क्वेश्चन के बराबर है। क्लियर? तो दोस्तों फिर से मैं वही बात कहूंगा कि दोस्तों इन क्वेश्चनों को, इन बिखरी हुई नॉलेजों को अपने अंदर स्टोर करने का हुनर सीखिए, ठीक है ना। फिर वही 4 लाइन में कहना चाहूंगा कि सर झुकाएंगे तो देवता पत्थर बन जाएगा, मत चाहो उसे इतना, नहीं तो वो बेवफा हो जाएगा। हम दरिया हैं, हमें मालूम है अपना हुनर, जिधर भी चल पड़ेंगे तो रास्ता बन जाएगा। दोस्तों ऐसा हुनर सीखिए कि जिधर भी चल दे तो पूरी दुनिया, पूरी कायनात आपके पीछे पीछे चलना शुरू कर दे। ऐसा हुनर आपको सीखना होगा, ऐसा हुनर है आपके अंदर, बस उस हुनर को जगाना होगा और एक सही दिशा प्रदान करना होगा। दोस्तों सक्सेस मिले या ना मिले, लेकिन स्ट्रगल जरूर करना चाहिए। भगवान को किसने देखा है, लेकिन यकीन तो सभी को है। सो दोस्तों इसी
लफ्जों के साथ मैं इस क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं। कल सुबह दोस्तों फिर से एक उम्मीद लेकर आपके सामने आऊंगा और दोस्तों पूरी तैयारी के साथ आऊंगा। इस बार दोस्तों क्वेश्चन को और विधिवत और इसके फुल डिटेल के साथ सॉल्व कराना है। दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन हमारे सामने आ गया ना दोस्तों, गलती से भी कोई क्वेश्चन हमारे सामने आ गया ना तो उसका दम बिगाड़ देंगे दोस्तों। सॉल्व करते करते उस क्वेश्चन को तोड़ के मरोड़ के उठा के बिठा के हवा में उछाल के दोस्तों जितने प्रकार हो सकते हैं ना सभी प्रकार से मैं आपको सॉल्व करने के लिए कोशिश करूंगा। तो चलिएगा दोस्तों, थैंक यू।